जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो हम लोग जो है आपका फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? एसी प्रूफ बताना तो पानी लगाना अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग करंट एसी। ठीक है, एसी के बारे में हम एनालिसिस कर रहे थे। व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट, इसके बारे में जो है आपका जो है फर्स्ट और सेकंड दो लेक्चर देख लीजिएगा। उसके बाद से ये जो है आपका जो है समझ में आएगा कि हाँ जो है आपको क्या कर रहे हैं। इसमें जो है हम आपको जो है हाफ साइकिल में क्या होता है, फुल साइकिल में जो है आपका एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बता चुके थे। उसके बाद से अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कैसे चलता है, इस तरीके से सारी बातें जो है डिस्कशन चल कर चुके थे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका वैल्यू है आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यही था ना? यस सर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? वर्ग माध्य मूल मान वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये जो है आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या कहता है, हमने कल भी समझा इसको। यानी कि जो है आपका यहाँ से चलेंगे इधर से स्क्वायर, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का स्क्वायर, फिर उसके बाद से उसका मीन हमने बताया था ऐसे भी लिखा जाता है। फिर उसके बाद से उसका रूट निकालना है, यानी इसका अंडर रूट लगा देंगे। इसी को बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या बोलेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ध्यान से देखो, स्क्वायर तो हमने आई का स्क्वायर लगाया, फिर मीन था मीन लगा, आई मीन वाला है, और फिर उसके बाद से जो है इसका रूट का रूट लगा दिया। इसी को जो है आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आई करंट का स्क्वायर हमने कर दिया। मीन लगाना है तो बार भी लगा सकते हो, और रूट लगाना है तो हमेशा अंडर रूट लगेगा। इसी को क्या कहते हैं? IRMS वैल्यू। इसे क्या कहते हैं? IRMS वैल्यू। ये IRMS वैल्यू जो है हमें निकालनी है। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो रिजल्ट आपका कितना आता है? IRMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को किसे रिप्रेजेंट करेंगे? IRMS। ये बता रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम जानने जा रहे हैं, तो किसे रिप्रेजेंट करेंगे? IRMS। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? IRMS। तो ये IRMS की वैल्यू कितनी आती है? I0/√2। कितनी वैल्यू आती है? I0/√2। यही हमें शो करके दिखाना है कि IRMS की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी? I0/√2। I0 के बारे में कई बार चर्चा की है। क्या है I0? पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि धारा का शिखर मान है। प्रत्यावर्ती धारा का क्या है? शिखर मान है। तो ये जो है हमको अब यहाँ तक तो आप जान चुके हैं। इसको जो है आपका यहीं से इसका डिफिनीशन भी बनता है। रूट मीन आपका स्क्वायर रूट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द square root of alternating current is known as the root mean square value। उसी को क्या कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? IRMS से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी की वैल्यू है IRMS की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, यही आपको शो करके दिखाना है। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस फार्मूले पर। तो इस फार्मूले को याद रखना है, इसका डेरिवेशन कैसे आता है इसको हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आप उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। इसका हम लोग डेरिवेशन देखने जा रहे हैं, इसका प्रूविंग करेंगे। इसका जो है आपका प्रूफ कैसे करेंगे, ये वैल्यू आया कैसे। ये वैल्यू जो है आपका IRMS की वैल्यू जो है आपकी आई कैसे, ठीक है ना, I0/√2। चलिए ध्यान से देखेंगे ये कैसे आएगा, इसी को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। लिखेंगे
द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इक्वेशन कितना होता है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन होता है अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद से जो है आपका हमको वैल्यू किसकी चाहिए, जो है आपका IRMS की वैल्यू आपको निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, IRMS की वैल्यू निकालना है। तो IRMS की जो है वैल्यू निकालना है, तो IRMS के लिए जो है IRMS कितना होता है, करंट का स्क्वायर, फिर उसका मीन और फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, तो आइए सिंपलीफाई करते हैं। तो रूट है तो ये तो जो है आपका रूट रहेगा, पहले करंट का स्क्वायर करना है। क्या करना है, करंट का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने के लिए जो है आपका क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। पहले स्क्वायर किया, अब मीन आएगा। मीन आने के लिए क्या, एवरेज अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू हमने निकालने का फॉर्मूला आपको बताए थे, I dt इंटीग्रेशन I dt अपन इंटीग्रेशन dt, यही करते हैं ना। इसकी निकालने के लिए एवरेज वैल्यू निकालने, ये एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमने पीछे फार्मूला बता चुके हैं। ठीक है, तो अब ये तो अभी हमने करंट का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। करंट का स्क्वायर करने के बाद से तुम्हें क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए वो आपका जो है सिचुएशन लगाना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या लग गया, इंटीग्रेशन और फिर क्या लगेगा, dt हो गया। ठीक है, यानी कि जो है आपका, और फिर जो है अपान में कितना रहेगा, dt। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये जो है आपका एवरेज में निकालने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन I dt और आपका इंटीग्रेशन dt। तो यानी कि I का काम तो हम लोग यहाँ कर चुके हैं। जो है आपका जो I का यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, फिर उसका एवरेज निकालना, तो ये एवरेज के लिए आ गया। ठीक है, और फिर जो है आपका जो है ये कहानी जो है किस साइकिल के लिए है, हमने लिखा है कंप्लीट साइकिल, फुल साइकिल के लिए। तो कंप्लीट साइकिल के लिए तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से t तक। कहाँ से रहेगा, 0 से t। यहाँ भी क्या रहेगा, 0 से t। अब ये जो है हमने धारा का स्क्वायर कर दिया और मीन भी निकाल लिया, मीन भी निकल गया, और उसके बगल में भी क्या है, रूट भी है। तो रूट के लिए पूरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा, क्या 1/2 का हो चाहे ऐसे लगा। अब इसी को सिंपलीफाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। अब नीचे वाले का इंटीग्रेशन तो करना नहीं पड़ेगा, ये तो आपको वैसे दिखाई देगा, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या टी आएगा। ठीक है, अब जो है आपका यहाँ आ जाओ I नॉट, तो ये जो है I नॉट का स्क्वायर है, I नॉट तो ये कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, कांस्टेंट ये तो तुरंत बाहर आ जाएगा, लेकिन बाहर आएगा तो ये इसका हाफ लगेगा। तो I नॉट इसका स्क्वायर है, तो हाफ के अंदर से क्या निकलेगा, I नॉट हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि I नॉट का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या लगा है हाफ, तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, I नॉट हो जाएगा। ध्यान समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं। अरे भैया I नॉट का जो है स्क्वायर है उसका अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा, तो ये जो है आपका अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अंडर रूट से बाहर आ गया क्या, I नॉट का स्क्वायर। अब अंदर हमारा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रेशन 0 से t, और क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और नीचे जो है आपका क्या बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, t। इसका इंटीग्रेशन करो, देखो 1 आएगा, 1 का t हो जाएगा, 1 का जो है आपका t हो जाएगा, और लिमिट रखोगे तो लिमिट यही आएगा, और इसका होल पावर जो है आपका कितना रहेगा, 1/2। और यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या बताओगे, 2 sin। हाँ, ये कहानी नहीं होती डिफरेंशिएशन की तरह से भैया, इंटीग्रेशन में प्रोसेस नहीं चलता है कि हाँ पावर का ये हो गया दिस। इसका जो हर एक आपका जो टर्म में जो है कुछ न कुछ सोचना पड़ता है कि कहाँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करें, कहाँ जो है आपको कैसे, तब जाके इंटीग्रेशन होगा। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपका इतना आपका सस्ते में नहीं आ जाएगा। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का प्रयोग करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपका जो है कौन सा फार्मूला लगाए हम लोग, यहाँ जो है आपका cos 2 थीटा का फार्मूला लगेगा। cos 2 थीटा का फार्मूला पढ़ते थे 1 - 2 sin स्क्वायर, पढ़े नहीं पढ़े, यहाँ से sin स्क्वायर अगर थीटा अगर आपकी वैल्यू निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा, और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा अपान में 2। ये होता है आपका sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो यहाँ ध्यान से देखा, यहाँ कितना है sin स्क्वायर ओमेगा टी,
तो यहाँ जो है आपका 2 थीटा था, तब यहाँ थीटा आया। अगर यहाँ थीटा लेके चले होते तो कितना आता है? थीटा बाई टू। थीटा बाई 2 यही ना आया होता। यस सर। तो इसका मतलब कि जो है आपको हम लोग जो है आपका यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की हम लोग वैल्यू निकालेंगे। किसकी? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। तो यहाँ जो है हम लोग इस तरीके से फार्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? cos ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी का फार्मूला कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और कितना ओमेगा टी बाई ये हो जाएगा ना। cos थीटा रहता तो यहाँ 2 थीटा से थीटा बाई थीटा आ गया। 2 थीटा का हाफ कितना होता है? थीटा। तो यानी ओमेगा टी का हाफ कितना आएगा? ओमेगा टी बाई 2। अब वो इसी की हमको वैल्यू चाहिए। देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की यहाँ से वैल्यू निकालो, कितना निकलेगा? साइन 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस cos ओमेगा टी, और ये 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो इसकी वैल्यू आ गई किसकी? साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 की, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है इस तरीके से हम लोग जो है आपका फार्मूला जो है यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पर हम लोग ये वैल्यू रख देंगे, और नहीं तो जो है आपका तो लेकिन हमको ध्यान से देखिए, यहाँ हमको किसकी वैल्यू चाहिए? ओमेगा टी की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब कि जो है हम लोग यहाँ क्या लेकर के चलना चाहिए? cos 2 ओमेगा टी। क्या लेकर चलना चाहिए? cos 2 ओमेगा टी। यहाँ cos 2 क्या? तो अगर यहाँ cos 2 ओमेगा टी लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? बस ओमेगा टी आएगा। आपका जो है आपका ओमेगा टी आ जाएगा। तो यहाँ तब हाफ से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, तब आपको हाफ से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो यही फार्मूला लगा करके चलो। तो क्या लिखेंगे? cos 2 ओमेगा टी। तो cos 2 ओमेगा टी का फार्मूला कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकाल देगा तो कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 माइनस cos साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। तो यही जो है अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर इतना डाटा हम लोग रख देंगे, ठीक है ना? 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। तो ध्यान से देखें, ये जो है आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना? आई नॉट, और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जब क्या रखोगे? 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपान में कितना? होल अपान में 2, और नीचे क्या रहेगा आपका? फिर आपका टी, और इसका जो है इधर डी टी, और फिर होल का पावर कितना? 1/2। यहाँ तक समझ में आया? सर dt अब क्यों लिखे हैं? अभी तो कर चुके हैं ना, तब dt कहाँ इंटीग्रेशन अभी कहाँ भाई? जब खत्म होगा तब नहीं खत्म होगा इंटीग्रेशन, अभी कहाँ खत्म होगा? अभी तो केवल साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके हमने रिप्लेस किया। क्या किया है? इसको रिप्लेस किया, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो इसको पहले आइडेंटिटी लगा करके, जिस तरह से आपका अगर रहेगा कहीं साइन स्क्वायर थीटा तो उसके जगह 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2 लिखते हैं। इसी तरह से आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। तो ये हमने केवल साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रिप्लेस किया है, किससे? आइडेंटिटी लगा करके। ये आप आइडेंटिटी जो है आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं, तुरंत यहाँ तक नोट कर फिर आगे हटाएं, इरेज कर दें। ध्यान से देखेंगे, ये जो है आपका हमने क्या किया कि जो है आपका सिंपल वाले अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन लिखा, उसके बाद से IRMS की जो है आपका जो डिफिनीशन कहती है उस डिफिनीशन को हमने लिखा। फिर उसके बाद से यहाँ करंट का स्क्वायर, तो करंट कहाँ है? I का स्क्वायर। तो यहाँ जो है आपका I का स्क्वायर यानी I नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, और फिर इधर क्या हो गया आपका? dt हो गया। अब उसके बाद से जो है आपका ये जो है आपका 0 से t हो गया। क्या हो गया? 0 से t हो गया। और जो है क्योंकि हमने आपका एवरेज करंट निकालने का एक फार्मूला देखे थे, उसके बाद से दिस करके हमने यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ से ध्यान से देखना, इधर आइडेंटिटी भी आपका याद रखना कैसे जो है इसको सॉल्व किया गया है। अब चलो आप जो है इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। थोड़ा सा इंटीग्रेशन इसका टाइम लेता है। तो चलिए, ये जो है IRMS की वैल्यू निकल रही है, तो ध्यान से देखना, ये I नॉट तो बाहर आ चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए I नॉट बाहर आ चुका है। यहाँ देखो
2 है, होल अपान 2 है, तो 2 तो आपका होल अपान है, टोटल के नीचे है, ये भी कांस्टेंट है, इसका जो है हाफ लगा है, तो ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा √2, तो यहाँ नीचे ही ना रहेगा, तो √2। अब उसके बाद से जो है आपका यहाँ जो है आपका जो है, अभी ध्यान से देखो यहाँ पर जो है आपका टी है, होल टी, ठीक है, तो होल टी है, तो इसका जो है आपका जो है इसका भी तो हाफ लगेगा, इसका हाफ निकलेगा तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा √1 अपान √, में टी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब अंदर जो है हमारा बचा क्या है, इंटीग्रेशन बचा है आपका 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और जो है आपका जो है होल और dt, और इंटीग्रेशन यहाँ लिमिट 0 से t, और पूरे का पावर 1/2, कितना ही बचा है। अब चलो इसका इंटीग्रेशन कर दो, कितना आ गया I0 अपान √2, ये 1 अपान √, में t, इसका करो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा dt के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन t, डिफरेंशिएशन 0 होता है कांस्टेंट का, अच्छा, तो यहाँ हो गया t, फिर माइनस आ जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है sin थीटा, तो cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 ओमेगा t ना, sin 2 ओमेगा t, फिर जो है आपका 2 ओमेगा t का करेंगे तो 2 ओमेगा आएगा, तो 2 ओमेगा से क्या होगा डिवाइड हो गया, और फिर आपका जो होल पावर कितना जो है आपका लिमिट क्या रहेगा 0 से t, और यहाँ जो है आपका पूरे का पावर कितना रहेगा 1/2, कितना समझ में आया। फिर ध्यान देखो 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ है t, cos 2 ओमेगा t का कितना हो गया sin 2 ओमेगा t, क्योंकि sin थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, तो ये जो है आपका cos 2 ओमेगा t का हो गया sin 2 ओमेगा t, फिर 2 ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो आएगा 2 ओमेगा से क्या होगा आपका डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया, डिफरेंशिएशन रहता तो क्या करते हैं गुणा करते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक इंटीग्रेशन अब होगा, लिमिट रखो, कितना हो गया I0 अपान √, में t, 1 अपान √, में t, इसको सिंप्लीफाई करिए, जो है आपका अपर लिमिट क्या रखोगे कैपिटल T माइनस, यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ कितना हो जाएगा 2 ओमेगा स्मॉल t की जगह पर कैपिटल T, होल अपान कितना 2 ओमेगा, और नीचे इसका होल पावर आपका लिमिट तो रख दिए, लिमिट रख दिए। अब कहेंगे सर अभी तो खाली आपने अपर लिमिट रखा है, लेकिन माइनस का साइन देकर के लोअर रखना पड़ेगा, माइनस का साइन देकर के लोअर 0 की जगह 0 रखोगे 0, और साइन 0 भी कितना होता है 0, तो रखने कोई जरूरत नहीं है, सीधे जो है अपर लिमिट हमारा बन गया, इसका होल पावर क्या रहेगा 1/2, √2 तो रहेगा ना, अभी तो खाली अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखे है ना। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो कितना आ गया I0 1 अपान √, में t, अब इसमें वैल्यू अब यहाँ जो रखिए वैल्यू √2 भी रहेगा ना, हाँ 1 अपान √2, इसमें वैल्यू रखिए जो है आपका ये t रहने दो माइनस, ये हो गया साइन 2 रहने दो, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो 2π/t, यहाँ बगल में क्या रहेगा t, होल अपान 2 ओमेगा, इसका होल पावर 1/2, खत्म। अब देखो t से t खत्म, बचा कितना 2π में 2π गुणा करो भी 4π, तो 4π, साइन 4π का मतलब कितना साइन 0, 4π का वर्ग चाहे साइन 0 करो, क्योंकि आपने 2 राउंड घूम दोगे तो 4π हो जाएगा, एक राउंड घूमते हो तो 2π, एक राउंड और घूम दोगे तो 2π मिलकर 4π, यानी 4π यानी कहने मतलब वही 0 वाली ओरिजिन लाइन पर आओगे, एक राउंड 2 राउंड घूम के वहीं पे आओगे 0 वाले, तो साइन 0 की वैल्यू जितना होगा उतना ही आपका 4π की वैल्यू होगी, उतना ही आपका 6π की वैल्यू होगी, उतना ही आपकी 8π की वैल्यू होगी, तो 4π की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन में, जल्दी बताइए 0, तो ये हो जाएगा यहाँ वाला टर्म 0 ऊपर का, तो 2π में अगर 0 में भाग देंगे तो कितना 0, यानी ये वाला टर्म 0 हुआ, अभी क्या बचा है t, तो t पर क्या लगेगा √, तो t पर √, लग जाएगा तो क्या बचा √t, और फिर होल अपान √, में 2, और यहाँ ऊपर बचेगा √t से √t क्या हो गया कट गया, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया I0 अपान √, में 2, और यही किसकी वैल्यू थी यही किसकी वैल्यू थी IRMS की वैल्यू थी, हमें इसी का इंतजार था,
नहीं समझ में आया क्या? तो ये जो है हमने IRMS की वैल्यू निकाल दिया कितना, I0 अपॉन अंडर रूट 2। तो इसी को कहते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अल्टरनेटिंग करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की वैल्यू कितना आता है, I0 अपॉन अंडर रूट 2। तो इसी तरीके से अगर वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछता है तो आपका उसके जो है इधर का तो नोट कर चुके थे, ठीक है। तो उसकी जो है अगर जो है आपका जो है उसकी वैल्यू पूछ देता कि आपका जो है VRMS की वैल्यू बता दो, तो ये जो है आपका VRMS की वैल्यू कितनी आती, V0 अपॉन अंडर रूट 2। V0 क्या होता, V0 क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और यहाँ I0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो है आपका यहीं पर रिजल्ट हो गया, लेकिन कहेगा नहीं अगर वोल्टेज वाले की जो है आपका उसका जो है अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे तो उसका कितनी आएगा, VRMS बराबर V0 अपॉन अंडर रूट 2। तो आपको जो है ये दोनों डाटा जो है याद रखिएगा। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है, कभी कभी इसका डेरिवेशन पूछ देता है। इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान था, थोड़ा सा इंटीग्रेशन था इसमें और कुछ नहीं था। आई होप कि जो है आप समझ चुके होंगे। IRMS की वैल्यू कितना है, I0 अपॉन अंडर रूट 2, I0 अपॉन अंडर रूट 2। कैसे आया हमने करके आपको लाइन बाय लाइन दिखा दिया। आई होप कि जो है आप इस प्रॉब्लम को समझ चुके होंगे। अभी इन दोनों में जो है आपको और भी बातें करेंगे, इसको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तब तक तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो ये जो है हमने जो है आपका जो है VRMS की वैल्यू निकल गई और ये जो है आपकी IRMS की वैल्यू है। दोनों बस डाटा याद रखना, क्या I0 अपॉन अंडर रूट 2 इसकी वैल्यू होती है। जिस प्रोसेस से ये निकला है सिमिलरली उसी तरीके से आपका ये भी निकल करके आएगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज वाला भी कहानी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की भी कहानी आएगी, VRMS अपॉन V0 अपॉन अंडर रूट 2। अब यहाँ ध्यान से देखें जो है आपका आपके घर के अंदर जो है आपकी AC सप्लाई आती है ना, कौन सी सप्लाई आती है, AC सप्लाई आती है ना घर के अंदर। जो आपका AC मोटर फ्रिज जो चलाते हो किससे चलाते हैं, AC से ही चलाते हैं। जो आपके घर के अंदर कितने वोल्ट की आती है, 440 220 वोल्ट की आती है ना। तो 220 वोल्ट की जो है आपके घर के अंदर AC आती है। तो 220 वोल्ट की जो आपके घर के अंदर AC आती है, तो 220 वोल्ट AC और 220 वोल्ट DC अगर दोनों से अगर झटका लगे तो कौन ज्यादा खतरनाक होता है, DC। आपके 220 वोल्ट DC है और 220 वोल्ट जो है आपका 220 वोल्ट ये है आपका DC और 220 वोल्ट आपका क्या है, AC। 220 वोल्ट क्या है आपकी AC करेंट। पूछेगा दोनों जाते हैं, दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है, AC। कैसे AC ज्यादा खतरनाक है, AC तो बराबर फ्लो करती है और डायरेक्ट फ्लो करती है। हाँ, तो कौन ज्यादा खतरनाक है, DC खतरनाक है। अच्छा आपका सर, तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। गलत बात। हाँ बताएं क्या, DC। कैसे एक्सप्लेन करिए सर। बोले तो AC तो सर अप डाउन करके फ्लो करती है, रुक के। हाँ। और DC जो करंट डायरेक्ट फ्लो करती है, डायरेक्ट फ्लो करती है, तो ये ज्यादा खतरनाक है। ध्यान से समझ लो, आज ही ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन ज्यादा खतरनाक है। ये बाबू आपका जो है 220 वोल्ट की जो AC होती है वह आपके ज्यादा खतरनाक होती है। ये जो है आपकी इसका ये डेंजरस वैल्यू होती है। ये 220 वोल्ट के DC के कंपैरिजन में इसका झटका तगड़ा लगता है आपको, ठीक है। ये जो है आपका इसका जो झटका होती है वो तगड़ा झटका मारता है। क्यों, ध्यान से देखो, समझा दे रहा है आपको। ये जो है आपके जो है अभी हमने जो पढ़ रहे थे कि ये जो है VRMS की वैल्यू कितनी निकलेगी, VRMS V0 अपॉन अंडर रूट 2। तो ये जो 220 वोल्ट की जो आपकी AC सप्लाई है वो 220 वोल्ट की AC सप्लाई और कुछ नहीं है, वो VRMS की वैल्यू है। वो किसकी वैल्यू है, VRMS की वैल्यू है। तो जो आपके घर के अंदर जो AC आती है वो और कुछ नहीं आती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आता है। वो कितनी वैल्यू आती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज वाला है वो। यानी वो 220 वोल्ट किसकी वैल्यू आती है, VRMS की वैल्यू आती है। किसकी वैल्यू आती है, VRMS की वैल्यू आती है। तो ये जो है आपका जो है घर के अंदर याद कर लेना, हमेशा जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट की वो किसकी वैल्यू होती है, VRMS की वैल्यू होती है। AC अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो है आपका
VRMS की वैल्यू होती है। तो VRMS की वैल्यू जो है आपको जो है दिया रहता है कितना 220 वोल्ट, और V नॉट को क्या कहते हैं, आपका V नॉट को क्या कहते हैं, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो यहाँ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज निकाल लेना, कितना आएगा आपका 220 और गुणे में करोगे कितना √2, तो 220 रहने तो √2 की वैल्यू याद है 1.414, यही होता है ना। Yes, sir. तो 1.414 में मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू देखो कितना आता है, लगभग 311 के आसपास आएगा। गुणा कर लेना कितना है 220 में कितने से आपका जो है कितने से गुणा करोगे जो है आपका 1.414, इसका गुणा करना देखना 311 समथिंग आएगा कुछ, यानी कि आपका इसका रिजल्ट जो है आपका आने वाला है 311 पॉइंट कुछ आएगा आपका, ठीक है। तो 311 ही समझिए, ठीक है, 311.08 यानी वही आपका 311 है। अप्रोक्सीमेट क्या मान सकते हो 311 वोल्ट आप मान सकते हैं। तो ये बताओ घर के अंदर सप्लाई कितनी आ रही थी 220 वोल्ट, और वो आपको झटका लगेगा कितने से 311 वोल्ट से झटका लगेगा। ये 220 वोल्ट है तो ये 220 वोल्ट रहेगा, ये थोड़ा चेंज होता है। डीसी कहाँ चेंज होती है, तो डीसी 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट रहेगी, लेकिन एसी का जो है 220 वोल्ट आया तो एक्चुअल में 220 वोल्ट नहीं है, वो कितना है 311 वोल्ट है। तो झटका किसका ज्यादा लगेगा 311 का कि 220 का 311 का। इसीलिए एसी जो है आपकी ज्यादा खतरनाक होता है, एसी जो है ज्यादा डेंजरस होती है। किसके कंपैरिजन में डीसी के कंपैरिजन में। आपकी जो ये एसी है वो 311 एक बार ऊपर हो रही है, एक बार क्या हो रही है डाउन हो रही है, यानी 311 के ऑक्सीलेशन में ये चल रही है। अप हो रही है तो सीधे 311 पे पहुंच रही है, डाउन हो रही है तो माइनस में सीधे 311 पहुंच रही है। इसके बीच में ये क्या चल रही है आपकी एसी, ये चल रही है एसी आपकी फ्लो कर रही है भैया। तो ध्यान से देखना, ये ऐसे चल रही है, तुम समझ रहे हो घर में आ रही है 220 वोल्ट, लेकिन नहीं बेटा वो 220 वोल्ट नहीं है, वो सीधे 311 है, और नीचे कितना है माइनस में 311 है। इनके बीच में ये फ्लो कर रहा है कौन एसी। तो ये जो है इसीलिए बोला जाता है कि आपका एसी जो है ज्यादा खतरनाक है कंपैरिजन टू डीसी की तुलना में एसी खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि वो 220 वोल्ट जो वैल्यू आती है वो बच्चे हम समझ लेते हैं वो 220 वोल्ट है, नहीं, वो VRMS की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है VRMS की वैल्यू है। अब पीक वैल्यू निकालोगे तो कितना आ रहा है 311 आ रहा है। तो आई होप कि जो समझ चुके होंगे, अब गलती नहीं बताओगे कि डीसी ज्यादा खतरनाक है। कौन खतरनाक है एसी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो 220 वोल्ट की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है 311 वोल्ट है, जिसको कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये जो है आप समझ चुके होंगे कौन ज्यादा खतरनाक है। आई होप जो है आप समझ चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और समझ गए होंगे। आगे अब आइए इसके प्रॉब्लम पर नोट डाउन करें। एक तो प्रॉब्लम बोल रहे हैं, तो फर्स्ट नोट करें, द पीक वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई, द पीक वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई, एसी सप्लाई का क्या निकाल रहे हैं पीक वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई। the peak value of AC supply is 300 वोल्ट। कितना वोल्ट दिया है 300 वोल्ट। व्हाट इज द RMS वोल्टेज, व्हाट इज RMS वोल्टेज। RMS वोल्टेज का कहने का मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है V नॉट नहीं VRMS की वैल्यू। व्हाट इज द RMS वोल्टेज, RMS वोल्टेज मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है VRMS की वैल्यू पूछ रहा है। और ये किसकी वैल्यू दिया है 300 वोल्ट, यानी किसकी वैल्यू V नॉट की वैल्यू है। कह रहा है स्पष्ट रूप से शब्दों में यहाँ लिखा है द पीक वैल्यू ऑफ एन AC सप्लाई इज, पीक वैल्यू है ये, इसकी कितनी है आपकी पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ AC सप्लाई। AC सप्लाई की जो पीक वैल्यू है कितना दिया है 300 वोल्ट दिया है। तो ये 300 वोल्ट तुरंत बता दो किसकी वैल्यू है, इसके सॉल्यूशन देख लो भैया, किसकी वैल्यू है
वी नॉट कितना दिया है आपका 300 वोल्ट, ये 300 वोल्ट है। और आपसे रिजल्ट किसकी पूछ रहा है? VRMS की वैल्यू पूछ रहा है। जल्दी बताओ कितना है? 300 का गुणा 1.414 में करो। कितना आ रहा है? 155.5 कितना आ रहा है? 155.5 कैसे सर जी? 300 को गुणा 1.4 गुड़ा कैसे VRMS पूछ तो पूछ रहा है ना? VRMS पूछ रहा है। Yes, तो sir. फार्मूला क्या लगाओगे? VRMS बराबर VRMS बराबर क्या? V नॉट अपॉन अंडर रूट 2। तो यहाँ से जो है आपका Yes, sir. VRMS की वैल्यू निकाल दो। पहले इसकी वैल्यू निकालो। कितने V नॉट की कितना दिया है? 300 वोल्ट। 300। और नीचे क्या है? अंडर अंडर रूट 2। रूट 2। अब अंडर रूट 2 से क्या करो? रेशलाइजिंग करो। अंडर रूट 2 से रेशलाइजिंग करोगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 का नीचे क्या हो जाएगा? अरे नीचे अंडर रूट 2 से गुणा करो, ऊपर तभी रेशलाइजिंग होगा। Yes, ताज़ा है sir. तो ऊपर करेंगे तो 300 अंडर रूट 2 हो जाएगा, नीचे अंडर 2 हो जाएगा। अब ये 2 से कट नहीं जाएगा, कितने बार? 150। तो कितना आ गया तुम्हारा? 150 अंडर रूट में 2। अब 150 अंडर रूट में 2 या तो यहीं लिख दो इतना वोल्ट, ठीक है? Yes, sir. ये किसकी वैल्यू है? पीक वैल्यू VRMS की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? VRMS। और नहीं तो अंडर 2 की वैल्यू रख दो 1.414 गुणा कर दो तभी तो हो वही जाएगा। तो बोले हैं सर, वहाँ- 55.5 तो कैसे 1.55.5 आ जाएगा? रख के कितना चेक कर लेना। 212 हाँ 212 सही बता रहे इन्होंने। कितना आ रहा है? 212 दशमलव कुछ आ रहा है, ठीक है? कई दशमलव दुई। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 212 दशमलव समथिंग आएगी, 1-2 के आसपास इतने वोल्ट। अरे हे तो ये जो है आपका, या तो आप यहाँ रिजल्ट छोड़ दो, नहीं तो अगर आपका जो है अगर अंडर 2 की वैल्यू रखोगे तो ये आएगा, ठीक है? आई होप ये आप समझ चुके हैं। Yes, sir. अगला एक और प्रॉब्लम नोट करें। अरे तो नोट कर लो कि आपका जो है प्रत्यावर्तीय वोल्टेज का शिखर मान, प्रत्यावर्तीय वोल्टेज का शिखर मान 320 वोल्ट 300 300 वोल्टेज मान 300 वोल्ट है 300 वोल्ट है तो VRMS के लिए होते हैं। है तो इसका VRMS मान कितना होगा? VRMS मान कितना होगा? यही तो पूछ रहा था। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। एक और नोट करें। एक और प्रॉब्लम इस पे नोट करें। बोलिए सर। In AC circuit, the RMS value of alternating current is RMS value of alternating current is 10 ampere. Is 10 ampere. Then find the peak value of alternating current. Then find the peak value of alternating current. Alternating current का क्या पूछ रहा है? Peak Peak value I value not upon under root 2 हाँ तो इसको बता, पूछ रहा है। इसकी वैल्यू बताइए कितना आ रहा है? तो बता दे रहा हूँ। प्रॉब्लम में सबसे पहले ये देखेंगे किसकी वैल्यू दिया है? 14.14 14.14। तो इसमें किसकी वैल्यू दिया था? IRMS IRMS। तो IRMS पहले लिखेंगे जो है आपका गिवन दैट, क्या लिखेंगे? गिवन दैट। तो गिवन दैट में जो है IRMS की वैल्यू दिया है, कितना दिया है? IRMS की वैल्यू, सर इसका एम्पियर लिखेंगे ना? हाँ IRMS की वैल्यू कितना दिया? 10 एम्पियर ना? यस सर। तो 10 एम्पियर दिया है। और इस अल्टरनेटिंग करंट का क्या पूछ रहा है? शिखर मान। शिखर मान का नहीं मतलब I नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यही आपसे क्या 14.4 पूछ रहा है। तो इसकी पीक वैल्यू तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या? IRMS बराबर कितना? V I नॉट अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ VRMS रहेगा तो V नॉट, IRMS रहेगा तो I नॉट।
ये आई नॉट अपन √2, तो हमसे आई नॉट अपन √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू ऐसे आई नॉट की वैल्यू पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा IRMS इंटू √2। IRMS दिया था कितना है 10 एम्पियर, √2 की वैल्यू थे 1.414, 10 से गुणा करोगे तो 1 पॉइंट इधर चला जाएगा, तो 14.14 क्या एम्पियर, यही उस आपका अल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू होगा। कितनी होगा पीक वैल्यू होगा, उसका सिंपल मान होगा। आई होप कि जो है आप ये प्रॉब्लम समझ चुके होंगे। अब इसमें जो है हम डिफरेंट सर्किट पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग करंट की सर्किट क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट जब उसमें जो है आपका इंडक्टर लगा हो, जब उसमें केवल एक रेजिस्टेंस लगा हो, जब उसमें जो है आपका जो है दो चीज़ें एक साथ लगी है, जिसको LCR CR सर्किट पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे का लेक्चर और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग सर्किट के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट टाइप की इसकी सर्किट आती है, तो उसमें अब पता चलेगा कि कभी करंट आगे जा रही है तो कभी वोल्टेज आगे जा रही है, तो कोई जो है आपको पीछे हो जा रही है तो कोई आगे चल रही, कोई दोनों एक ही साथ में चल रही है। इस तरीके के जो है अब हम लोग बातें करेंगे डिफरेंट टाइप के सर्किट के बारे में, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ से तो और अधिक न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यहाँ तक आई होप कि जो है समझ चुके होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।